हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के संपूर्ण किताब से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और बच्चों, इस सीरीज को तैयार करने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए। इसलिए बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। और आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 1000 लाइक आपको करना है रसगुल्लों, बस हमें यही गुरु दक्षिणा चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना बच्चों, और इसके नोट्स भी तैयार कर लेना। और इसको मान के चलिए, बस आपकी यही फाइनल तैयारी होने वाली है और इसके बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। यही आपको तैयार करना है और इसके बाहर आपको भटकना नहीं है। हम फिर से एक बार बोल देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और पहले चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कह रहा है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। यानी विद्युत बल संबंधी कूलाम का जो नियम है वो क्या है। चलिए इसको हम देखते हैं। पहले समझ लीजिए कि कूलाम का नियम कहता क्या है बच्चों। देखिए, परिभाषा समझने से पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर हम मान लेते हैं कि जैसे यहां पर एक आवेश रख देते हैं, इसको Q1, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों हम यहां पर एक आवेश लेते हैं Q2, ठीक है। और उसके बीच यहां से यहां तक आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, बोले तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है R, ठीक, वो है R। तो इसमें अब होता क्या है कि कूलाम का नियम क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक। कि कूलाम का नियम यह कहता है बच्चों कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच बच्चों जो लगने वाला बल होगा वो उनके गुणनफल के, उनके मतलब ये आवेशों का जो परिमाण होगा, इनके गुणनफल के बच्चों अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, बोले तो R, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यही जो बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है ना। जब इसी को हम मिला देते हैं रसगुल्लों, तो ये आपका बनता है F बराबर, ठीक है ना। यानी इसको अनुक्रमानुपाती से जब लिखेंगे मिला करके, F अनुक्रमानुपाती भाई आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इसी को हम हटाते हैं बच्चों, तो यहां से ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, F बराबर ये कांस्टेंट मतलब अनुक्रमानुपाती का यहां से जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और उसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है ना। यही हो जाता है बच्चों कूलाम का नियम, ठीक। यही क्या हो जाता है, कूलाम का नियम होता है। और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹। बात समझ में आया कि कूलाम का नियम, अगर कूलाम का नियम पूछ ले, ठीक, अगर पूछ ले कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम का सूत्र लिखिए, तो केवल आपको इतना लिखना है शॉर्ट में, ठीक है ना। और नियम पूछ ले तो पूरा ये लिखना है, ठीक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों की वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। और फिर से आपको बता देते हैं बच्चों की वीडियो को कंप्लीट देख लेना और नोट्स तैयार कर लेना, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। और आप कहीं पर पेड कोर्स भी लेंगे बच्चों, पैसे देकर के भी आपको इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। तो भाई हम तो फ्री में आपको इतना कुछ दे रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जितने गरीब स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके और कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। तो प्लीज अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं, मोनू सर की बातों को अगर मानते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और बच्चों इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, ठीक। ध्यान से समझना। कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक, ये क्वेश्चन आया था अब की बार। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे बच्चों फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई बराबर होता है ई ए,
ई ए होता है। और मात्रक की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी को कहते हैं वोल्ट मीटर। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं था लेकिन ये था, तो दोनों मात्रक यहां पर हम लिख दिए हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों गॉस की प्रमेय लिखिए। और गॉस की प्रमेय क्या कहता है ध्यान से समझना। हालांकि इसका डेरिवेशन लॉन्ग में भी आता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल शॉर्ट को देखेंगे, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर वाले। तो मान के चलिए बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि गॉस की प्रमेय क्या है, तो ध्यान से समझना। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब बच्चों इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक कोई गॉसियन पृष्ठ है और कह रहा है इस गॉसियन पृष्ठ यानी यहां पर कोई आवेश रखा है, ठीक। तो कह रहा है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों, इस पृष्ठ पर लगे, ध्यान से समझना, इस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। यही क्या कहता है, गॉस की प्रमेय कहता है। बात समझ में आ गई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और जहां पर ε0 क्या है बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता इसको कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी सेट में आता है। एक बच्चों रेखीय आवेश घनत्व और दूसरा रेखीय मतलब एक दूसरा होता है पृष्ठ घनत्व, ठीक है ना, पृष्ठीय घनत्व जिसे कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, कह रहा है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान से समझिए इसको। जैसे बच्चों एक मान लेते हैं तार है और तार की जो लंबाई, इसमें धारा कुछ भी है, और मान लेते हैं बच्चों तार की लंबाई क्या है, L। तो यही तो कह रहा है ना, तार की लंबाई पर, प्रति एकांक तार की लंबाई पर जो वितरित आवेश होते हैं, यानी इस तार की लंबाई पर जितने आवेश वितरित होते हैं वो किसके, रेखीय पृष्ठ घनत्व बोले तो लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है ना। लैम्डा से इसको दर्शाते हैं, ठीक। और मात्रक की बात करें बच्चों, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं पृष्ठीय घनत्व भी। पृष्ठीय घनत्व में अंतर इतना होता है बच्चों, जहां पर तार की लंबाई होती है वहीं पर एक क्षेत्रफल हो जाता है। इसमें क्या होता है, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। फार्मूला जहां पर L होता है वहीं पर A हो जाता है बच्चों, और इसको लैम्डा से न दर्शा करके सिग्मा से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व। समझ में आ गया, एक रेखीय घनत्व दूसरा पृष्ठ घनत्व। इसका मात्रक भाई, आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, उसको हमने नहीं लिखा लेकिन हमने बता दिया कि आप उसको भी लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल के किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें डेरिवेशन में आपने देखा होगा कि इस तरह से कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें बच्चों कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो वही कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो कितना होता है, यानी उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो फार्मूला है बच्चों टाउ बराबर PE sin थीटा, जहां पर टाउ क्या है, बलाघूर्ण है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र है, और साइन जो थीटा है वो क्या है, क्षेत्र के साथ कोण है, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ जितने अंश का कोण बनाता है, ठीक है ना। बात
बात समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन हमेशा पूछा जाता है। कह क्या रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु आवेशों यानी दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव, यानी उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इसको समझिए बच्चों, क्या कह रहा है कि दो आवेशित कणों के, भाई यहां पर एक आवेशित कण Q1 है, एक आवेशित कण Q2 है। कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है बच्चों, अगर इस दूरी को हम मान लेते हैं कि r/2, इस दूरी को हम आधा कर दें, तब कह रहा है कि इनके बीच जो बल लगेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से इस फिगर से तो साफ जाहिर हो रहा है कि भैया यहां पर कूलाम का नियम लगेगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप उसको लिखिए। देखिए कूलाम का जो नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस अगर फार्मूले से हम देखें बच्चों तो हमें कुछ चीजें यहां से विजुलाइज होंगी, यानी ध्यान में अगर इसको रखेंगे तो F बच्चों, अगर ये हम बात करें जो बल होता है वो किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी कूलाम के नियम में हमने पहले देखा, पहला ही क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर बीच की दूरी हम आधी कर दें, यानी r के स्थान पर क्या कर दें बच्चों, r/2 कर दें। हम अगर r/2 कर देंगे तो यहां से ध्यान से समझना, इसके स्थान पे हम r/2 कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/r स्क्वायर और बाई 4 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, यानी कहां से ये जाएगा F बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, अगर अनुक्रमानुपाती है मार्क, इसको लगाएंगे तो भाई ये 1/r स्क्वायर अपान 4 है, तो 4 ऊपर हो जाएगा इंटू 1/r स्क्वायर। देखें तो ये क्या आ रहा है, 4 गुना, यानी जो बल है, क्योंकि भाई 1/r स्क्वायर ये अनुक्रमानुपाती है F के, तो यहां से अगर हम निकालना भी चाहेंगे F डैश बराबर हम 4F लिख सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये हो जाएगा, आपको इतना वहां करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए कर दिया, लेकिन वहां पर वन लाइनर क्वेश्चन होगा, तो अगर ये पूछा जाए तो आपको केवल इतना लिखना है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, यानी इसी के आधार पर आप निकाल सकते हैं। भाई अगर दूरी दोगुनी कर बोल देगा तो भाई क्या है, यहाँ पे 2 गुना कर देगा तो भाई बल कितना हो जाएगा, 1/4। इस तरह से यानी जो कुछ भी r का मान यहाँ होगा इसी अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। बात समझ में? चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों की निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखिए। देखिए इसके पहले हमने जिक्र किया था, ये आपको अगर हम बात करें बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको क्या लिखेंगे कि जो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं, इसका जो मात्रक होता है बच्चों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, कभी कभार मात्रक में ऐसा ना लिख करके ये इस तरह से आता है, ठीक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से समझना वही चीज लिखा होता है, एक ये सैंबल की तरह से लिख देता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और विमा बात करें m−1 l−3 t की घात 4 और a की घात 2। और इसको हमेशा बच्चों इस कोष्टक में लिखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे चैप्टर के, ठीक है ना, दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वैसे तो इस चैप्टर का पहला है लेकिन क्रम से देखें 8वां है। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। और बच्चों बात करें ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। इस पर डेरिवेशन तो इसका करने का ही आता है, लेकिन एक न्यूमेरिकल भी देता है, और एक नंबर में बच्चों ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र पूछता है। तो फार्मूला होता है C बराबर K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और यहां पर अगर हम सैंबल की बात करें बच्चों, C क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, K क्या है परावैद्युतांक, A क्या है क्षेत्रफल, D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। वैसे इसके बाहर का नहीं आएगा बच्चों, फिर से हम बोल देते हैं बाहर के आने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन सेट को उठाया और रात भर लगभग 3-4 घंटे मेहनत करके ये सीरीज तैयार किया है। तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं इस बात से कि इसके बाहर के आने की चांसेस नहीं है, इसलिए कह रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो फार्मूला देखिए क्या कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर, ठीक है ना, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई धारिता के लिए अभी देखा आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला C बराबर K A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब यहां से अगर हम देखें बच्चों, धारिता क्या है क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट के अनुक्रमानुपाती है, और ये क्या है परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब अगर धारिता देखिए परावैद्युतांक अगर हम भर देंगे, परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो भाई धारिता बढ़ेगी, ठीक है ना, और ये कम होगा तो धारिता कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि धारिता बढ़ जाती है, ठीक है ना। कैसे समझेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो परावैद्युतांक अगर हम बात करें ये C है, धारिता क्या है संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। भाई अगर हम परावैद्युतांक पदार्थ भर देंगे धारिता बढ़ जाएगी, और इसको हम खाली कर देंगे धारिता घट जाएगी। बस इतना सा लॉजिक है, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। फार्मूला क्या होता है, U बराबर या UE बराबर 1 यहां से 1/2 होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। और जहां पे E क्या है बच्चों, E क्या है वैद्युत क्षेत्र है, E क्या है वैद्युत क्षेत्र, ठीक, और उसके बाद U क्या है ऊर्जा घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। और इस पे बच्चों अब की बार 2022 में इस पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में पूछेगा तो फार्मूला, अदरवाइज इसी पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, यानी परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। 2021 में और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मतलब जिसमें चालकता का, देखिए अपने अंदर से तो धारा जाने देंगे लेकिन खुद चालकता को क्या है, यानी अपने में से विद्युत धारा नहीं बहने देंगे लेकिन खुद क्या करते हैं कि कुछ वैद्युत के गुण को दर्शाते हैं, ठीक है ना, वैद्युत के गुण को दर्शाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है बच्चों परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि। जैसे आपने देखिए इसमें प्लास्टिक भी इन्वॉल्व होता है। जैसे देखा होगा बच्चों आपने शादी विवाह में जो कुर्सी होते हैं ना, उस पर अगर किसी को बैठा करके पीछे से अगर आप तेजी से मारते हैं कपड़े वगैरह से कुछ से, तो धीरे धीरे आवेशित होने लगता है। तो ये चीज होता है कि अपने में से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होने देते हैं नॉर्मली, लेकिन उनमें विद्युत का गुण होता है। ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, और ये क्वेश्चन है वैद्युत धारा चैप्टर से। देखिए बच्चों हमने सारे चैप्टर को भी लिख दिया है कि कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है ना। चलिए तो ये 12वां क्वेश्चन है, कह रहा कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। और ये फार्मूला होता है बच्चों J बराबर NeVd, यानी NeV सफिक्स D पढ़ते हैं। और ये आता कहां से है, देखिए हमने लिखा है J बराबर I/A होता है, I/A होता है,
ठीक है ना। जे क्या है, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल, और I बराबर होता है बच्चों NeAVD, और A से A जब यहां से कट जाएगा तो NeVD आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा थी धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, ठीक है ना, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत सारे बुक्स में इसके बहुत लंबे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत तामझाम करना है, लेकिन हम आज आपको एक रामबाण फार्मूला बताएंगे। एक फार्मूला रट लीजिए बच्चों कि नया प्रतिरोध बराबर n² गुणे पुराना प्रतिरोध, जहां पर n क्या है, ये लंबाई जितना गुना यहां पर देगा बच्चों, ये जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना यहां पर देगा, ठीक है ना, तो ये हो जाता है n²। तो भाई यहां से कह रहा है कि लंबाई 2 गुनी कर देंगे तो n का मान 2 रख देंगे, 2², तो हो जाएगा क्या, नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। और कभी कभार तो बच्चों क्या होता है कि लंबाई यहां पर देगा कितना गुना, और यहां पर धातु का यानी धातु के तार का प्रतिरोध भी दे देता है। जैसे अगर यहीं पर दे देता कि प्रतिरोध 8 है, लंबाई 2 गुना है, तो भाई कितना 32 ओम हो जाता नया प्रतिरोध। तो अगर ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पुराना प्रतिरोध हम मान लेते हैं R ही था, और लंबाई 2 गुना कर देंगे तो पूरा नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, बस, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 में पूरी तरह से छा गया था और हर साल पूछा जाता है। 2022 में ये 3 से 4 सेट में पूछा गया था बच्चों कि गतिशीलता किसे कहते हैं। ध्यान से समझना, गतिशीलता क्या है, बहुत ही सिंपल है कि किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, गतिशीलता कहते हैं। ध्यान से समझना, ये म्यू क्या है, म्यू को गतिशीलता कहते हैं, और V∑D क्या है बच्चों, ये है आपका अनुगमन वेग, या इसी को कहते हैं बच्चों अपवाह वेग, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग, ठीक है ना। तो भाई हाथ भी नहीं काम कर रहा है ठंडी से, बट क्या करें, अब के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये बच्चों होता है V∑D अनुगमन वेग, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं गतिशीलता, ठीक, इसे म्यू से दर्शाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चों वो चौथे चैप्टर यानी गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से है, ठीक। इसमें ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर QVB sin थीटा। अब ध्यान से समझना, इसमें Q क्या है बच्चों, कण का आवेश है, V क्या है, कण का वेग है, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहां से एक चीज और बता देता हूं बच्चों, लॉरेंज बल अगर पूछा जाए तो लॉरेंज बल का भी जो फार्मूला है यही है, ठीक है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेशित कण पर जो बल लगता है उसे कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक। लॉरेंज बल किसे कहते हैं ये भी आप लिख लेना, हम बोल रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। फार्मूला भी यही होता है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन भी लिख देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। 2022 में 2 से 3 सेट में ये भी पूछा गया था, और भैया इसका डेरिवेशन भी आता है और साथ ही न्यूमेरिकल भी इस पर बनता है। तो क्वेश्चन क्या है और क्या आया था, क्वेश्चन पूछा था कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो फार्मूला होता है बच्चों F/L। L नीचे क्यों किए हैं, प्रति एकांक लंबाई पर
होता है ये, ठीक है ना। तो F/L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, या इसी फार्मूले को इस तरह से लिखते हैं भाई, L क्या करिए इधर भगा दीजिए, तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R और इंटू L कर देंगे, ठीक। जहां L क्या है, तार की लंबाई, I1 I2 क्या है, ये क्या है बच्चों, जैसे दो तार हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं यहां पर क्या है, एक तार है और दूसरा तार, और इसमें क्या मान लेते हैं, I1 धारा बह रही है और इसमें हम मान लेते हैं I2 धारा बह रही है, ठीक है ना। तो यहां पर I1 I2 क्या है, तारों में बहने वाली धाराएं हैं। R क्या है बच्चों, इनके बीच की दूरी है, ठीक है ना। L क्या है, तार की लंबाई है, और F क्या है, तार पर लगने वाला बल है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से है। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। और ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके 2022 में पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए क्या है कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है ना। मतलब बच्चों किसी स्थान पर मान लेते हैं ये क्या है, चुंबकीय सुई है, ठीक, और चुंबकत्व स्थान पर ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, लटकाई गई है। तो कह रहा है इससे भाई इसके क्या होते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ इसके क्या हैं, अक्ष होते हैं। तो यही तो कह रहा बच्चों कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से, चुंबकीय अक्ष क्या बच्चों, यही, ठीक है ना, इसके चुंबकीय अक्ष हैं, से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों। वैसे इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हैं, फिर भी एक दो जो हैं वो हम बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों आपको बता दें जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सेकंड फिजिक्स में, और सेकंड फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले 18 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है ना, में रूपांतरण कैसे किया जाता है। यानी धारा मापी का एमीटर में और वोल्ट मीटर में हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है बच्चों कि धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। यदि धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो चल कुंडली धारा मापी का एम्पियर में और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये जो क्वेश्चन है बच्चों 6वें चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से है, ठीक है ना। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या इसी को वेबर कहते हैं। और विमा क्या है बच्चों, विमा ml² T⁻², A−1, ठीक है ना। तो ये रहा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है 7वें चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से, ठीक ना, अल्टरनेटिंग करंट से। इसमें क्या है बच्चों, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा धारा के शिखर मान यानी I0 में क्या संबंध है। और ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे बच्चों 1 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, लेकिन 1 नंबर वाला इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल आता है। अब की बार भी 2 सेट में पूछा था। फार्मूला क्या होता है, IRMS बराबर I0/√2। भाई I0 क्या है, धारा का शिखर मान, और IRMS क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बच्चों LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो LCR में देखिए एक होता है बच्चों RC परिपथ,
ठीक है ना, मतलब LR परिपथ एक LCR परिपथ होता है। ठीक, तो एक देखिए LR होता है तो उसमें केवल यहाँ पर XL होता है, यहाँ पर R, लेकिन LCR, L बोले तो प्रेरकत्व, C धारिता, R क्या है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो LCR परिपथ में सबसे पहले देखिए जो शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है वो होता है cos फाई बराबर R/Z होता है। ठीक है ना, R/Z होता है और इसी Z के स्थान पे इस Z को बोलते हैं बच्चों प्रतिबाधा। तो यहां से Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर यही बच्चों हमने बताया ना RL परिपथ अकेले होता R और L, तब यहां से Z बराबर हो जाता R² प्लस XL², केवल इतना होता। ठीक है ना, यही फार्मूला में XC हट जाता, बस बाकी सेम होता। ठीक, तो ये रहा LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का फार्मूला। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। और इसमें बच्चों इससे रिलेटेड अब की बार जो क्वेश्चन पूछा था अनुनाद पूछा था। अनुनाद किसे कहते हैं, पहले अनुनाद को समझ लीजिए, ध्यान से सुनना। अनुनाद क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रतिबाधा और प्रतिरोध दोनों आपस में बराबर होते हैं उसको कहते हैं, यानी उस अवस्था को कहते हैं अनुनाद की स्थिति या अनुनाद। ठीक है ना, बात समझ में आया। ये तो रहा अनुनाद की परिभाषा। तो भाई अब अनुनाद का मान में मतलब अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा का मान क्या होता है, तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा का मान जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी Z बराबर R। Z क्या है प्रतिबाधा, R क्या है प्रतिरोध। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बच्चों वो 8वें चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग से है। इसमें कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है तो बस 2 ही गुण पूछेगा। पहला है बच्चों ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, दूसरा ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो भाई लेमडा का मान दिया है, लेमडा का मान दिया है बच्चों 5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है बच्चों आवृत्ति ज्ञात करना है, यानी न्यू का मान निकालना है। फार्मूला होता है न्यू बराबर C/λ। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। और इस पर क्वेश्चन अब की साल इस पर आया था, यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम दिया था। ठीक, तो न्यू बराबर हो जाएगा बच्चों, C का मान तो होता है 3 × 10⁸ और यहाँ पर हम लिख देंगे 5 × 10⁻⁻10। तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, 1 0 इधर ले लेंगे, 30 बना दीजिए। और यहाँ पर बच्चों कितना बच गया 7, और इसको माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस, तो भाई कितना हो जाएगा 17, और नीचे कितना 5। ऐसा क्योंकि ये कट जाए, ताकि आसानी से कट जाए। 5 कितना 30, 6 बार में गया। तो बच्चों कितना आ गया, न्यू बराबर आवृत्ति कितना निकल कर आया 6 × 10⁻17 हर्ट्ज। यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों कि रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए। और ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको रेडियो तरंग है, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं और सूक्ष्म तरंगे। तो कह रहा है इनके तरंग दैर्घ्यों का घटता क्रम लिखिए। तो ये बच्चों यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तरंग दैर्घ्य सूक्ष्म तरंग का होता है, फिर एक्स किरण का, फिर गामा किरण का, फिर रेडियो। यानी अगर हम इधर देखें तो जिसकी तरफ मुंह खुलता है बच्चों वो बड़ा होता है। तो इधर अगर हम इधर देखें बच्चों तो ये बढ़ता क्रम है, यानी ये बढ़ा है, इससे कम ये है। लेकिन कह रहा है कि घटते क्रम में लिखे, तो वही चीज है ना, सबसे ज्यादा इसका होगा और इससे कम इसका और इससे कम इसका और इससे कम इसका तरंग दैर्घ्य होगा। ठीक, यानी अगर हम इधर से चलेंगे इस तरफ तो तरंग दैर्घ्यों का जो क्रम है वो घट रहा है, अगर इधर से इधर चलते हैं तो ये बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि तरंग दैर्घ्यों का घटता क्रम, तो ये तरंग दैर्घ्यों का घटता हुआ क्रम है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। वैसे ये क्या है बच्चों कि सेकंड फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। वैसे ये 9वां चैप्टर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है बच्चों कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। और इस पे बच्चों अब की बार भी न्यूमेरिकल पूछा गया था। फार्मूला होता है डेल्टा एम बराबर होता है बच्चों n-1 इंटू ए। अब देखिए डेल्टा एम क्या है और ए क्या है बच्चों, और साथ में n क्या है, इन चीजों को भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं रसगुल्लों। डेल्टा एम क्या है बच्चों, विचलन कोण है, ठीक है ना, विचलन कोण, ठीक। और ए क्या है, प्रिज्म कोण। ए क्या है बच्चों, प्रिज्म कोण। भाई हाथ काम नहीं कर रहा है, ठंडी के मारे पूरा हाथ ठंडा हो गया बच्चों, थोड़ा कोऑपरेट करना अगर राइटिंग गड़बड़ हो गई। एन क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक, अपवर्तनांक। एन क्या है बच्चों, अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक है। तो ये होता है पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला, ठीक, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसी फार्मूले पर, इसके पहले जो हमने बताया उसी पर है, ठीक। और यही क्वेश्चन आया था कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है बच्चों वो 1.5 है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों दिया क्या है, ए का मान दिया है और उसके बाद एन का मान दिया है और उसके बाद पूछ क्या रहा है, विचलन कोण पूछ रहा है ना। यानी प्रिज्म कोण दिया कितना है, 4 डिग्री, और अपवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तनांक जो दे रखा है बच्चों 1.5, ठीक। तो उसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। फार्मूला लिखेंगे डेल्टा एम बराबर n-1, n-1, तो n का मान भाई 1.5 है और माइनस का 1 और उसके बाद इंटू ए होता है, ए का मान 4 डिग्री दिया है, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा और बाहर कितना है, 4 अंश। तो ये मिल जाएगा 4 पंजे 20, एक अंक पे दशमलव, तो केवल विचलन कोण 2 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों इस पर क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल बनता है। स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बच्चों कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ध्यान से समझना, इसमें क्या है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस को भी पूछता है, लेकिन अगर अवतल लेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। इसको परिभाषा समझने से पहले बच्चों हम कुछ चीजें आपको समझा देते हैं ताकि परिभाषा एकदम दिमाग में उतर जाए, ठीक है ना। परिभाषा देखने से पहले कुछ समझ लीजिए। ये हम फिगर बना देते हैं एक बच्चों, यहाँ पर देखिए लेंस में दोनों तरफ फोकस होता है, इसको f1 कहते हैं, इसको f2 कहते हैं, और एक हम बना देते हैं बच्चों अवतल लेंस का, ठीक है ना। यानी ये उत्तल लेंस का बना है, ये अवतल लेंस का, ठीक है ना। और इसमें मान लेते हैं f2 इधर तरफ बन जाता है, f1 इधर, ठीक। अब देखिए इसमें है क्या, अगर हम बोलते उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा, तो परिभाषा ये होता कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे बोलते हैं द्वितीय फोकस। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहां से जाएगी, अपवर्तन के बाद ये कुछ इस तरह से मुड़ती है, ठीक है ना। ये जाएगी बच्चों यहां से, तो ये कुछ ऐसे, ठीक, ये कुछ ऐसे किरणें दूर भागती हैं, ठीक। यानी ये क्या है, अपसारी लेंस की भांति कार्य करती हैं। इसमें परिभाषा क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, इसको अगर हम डैश डैश करके बनाएंगे तो यहां पर मिलेगा बच्चों, ये यहां पर, यानी ये एक फोकस पर इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है ना, इस तरह से।
तो परिभाषा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु पर आती हुई, देखिए यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है ना, उस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस। तो इसमें थोड़ा परिभाषा टफ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें तो एकदम आसान है। अवतल लेंस में क्या, उत्तल में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसको द्वितीय फोकस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको कहते हैं द्वितीय फोकस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं परिभाषा कैसे लिखना है। अब परिभाषा एकदम हलवा हो जाएगा भाई कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को बच्चों द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। ठीक, तो फार्मूला होता है बच्चों n बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक, साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान होता है बच्चों साइन a बाई 2। ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। ये पदार्थ के अपवर्तनांक n बराबर, ठीक, ये फार्मूला होता है। और यहाँ से ध्यान से समझना n क्या है बच्चों, और उसके बाद डेल्टा m क्या है, और उसके बाद a क्या है। ये चीज़ें बार बार हम बताएंगे, ठीक है ना। कितनी भी बार आए हम हर बार बोलेंगे ताकि चीज़ें एकदम आसान हो जाएं। n क्या है, तो n बच्चों है अपवर्तनांक है, ठीक है ना। और उसके बाद डेल्टा m क्या है, विचलन कोण। देखिए वहां पर आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभार पूछता है बच्चों कि इसमें देखिए वही तो पूछा है ना कि अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए, और कभी कभार पूछता है कि उपयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो n क्या है अपवर्तनांक, डेल्टा m क्या है विचलन कोण, ठीक है ना। और ये विचलन नहीं, m लग गया है बच्चों, यहां से इसको न्यूनतम विचलन बोलेंगे, ठीक है ना, न्यूनतम विचलन कोण। इसके पहले भी जहां पे हमने पतले प्रिज्म लिखा था वहां पर इसको समझ लेना, डेल्टा m क्या है न्यूनतम, m क्या है मिनिमम है ना, तो न्यूनतम विचलन कोण या इसी को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। a क्या है बच्चों प्रिज्म कोण या इसी को अपवर्तक कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण। बात समझ में आई। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 30 है बच्चों, देखिए हमने पहले ही बोला है कि जरूरी नहीं कि ये केवल शॉर्ट हैं, यानी आप यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन का बच्चों समावेश है, 60 क्वेश्चन कम नहीं होते। 60 क्वेश्चन में ये समझ लीजिए आपके इसमें 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और बड़े क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटे से ही बड़े क्वेश्चन का निर्माण होता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं बच्चों, हमने बताया था कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उसके लिए शर्तें क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक है ना। मतलब बच्चों अगर दो माध्यम है, अगर इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो इसमें सघन माध्यम होना चाहिए और विरल, भाई तभी अगर अभिलंब है तो अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है ना। इसलिए प्रकाश क्या होना चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, जैसे कांच से वायु में जा रहा हो या तो जल से वायु में जा रहा हो, ठीक है ना,
तभी यह घटना संभव है। और दूसरी जो शर्त है यह है बच्चों कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो। भाई आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होगा तभी प्रकाश उसी माध्यम में लौटेगा और तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। ध्यान से समझ लेना इस बात को, ठीक है ना। यही दो शर्तें हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं लिखिए। परावर्ती दूरदर्शी की क्या विशेषता है? देखिए बच्चों, परावर्ती दूरदर्शी की जो विशेषता है वो प्रमुख रूप से यही दो विशेषता है। अब क्या है? पहला, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो अधिक चमकीला बनता है। मतलब जो परावर्ती दूरदर्शी द्वारा जो इमेज बनता है वो बहुत ही ब्राइट होता है, यानी चमकीला प्रतिबिंब बनता है। एक तो ये विशेषता होगी और दूसरा है कि इसके द्वारा बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। वर्ण विपथन क्या है बच्चों? यानी इसमें कलर बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड हो जाते हैं ना। मोबाइल फोन्स में आपने देखा है बहुत सारे कैमरा ऐसे आते हैं, इतना ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट ला देते हैं कि भाई पता ही नहीं चलता कि फोटो हमारी है कि किसी और की है। तो यही चीज होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। परावर्ती दूरदर्शी में क्या है बच्चों? दूर की इमेज देखी जाती है और इसके द्वारा प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता, यानी कलर डिफेक्ट नहीं होता है, एकदम नेचुरल कलर बनता है। ठीक, तो ये रही विशेषताएं। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी बच्चों नेत्र द्वारा, यानी हमारा जो ह्यूमन आइज है, मानव नेत्र है बच्चों, वो क्या करता है अपनी मतलब आवश्यकता अनुसार, यानी जितना उसको जरूरत होगी उसी अकॉर्डिंग वो नेत्र की फोकस दूरी को घटाता है या फिर बढ़ाता है। तो यही कह रहा है कि नेत्र द्वारा नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, यानी जितना हमें जरूरत होगा बच्चों उतना ही प्रकाश हमारे आंखों में जाने देता है और उतना ही मतलब दूर या फिर नजदीक फोकस करता है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 8 मीटर प्रति सेकंड है और इस माध्यम से वायु में जाने वाले किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? तो भाई सबसे पहले क्या हम n का मान निकाल लेते हैं, यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। तो बच्चों फार्मूला होता है n बराबर C/V। इस फार्मूले की मदद से हम n का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा? n बराबर C यानी प्रकाश की चाल और मान कितना होता है 3 × 10⁸ और उसके बाद ये क्या है बच्चों? V क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल और ये दिया है 1.5 × 10⁸। तो ये से ये कट गया बच्चों और 15 दूनी 30 यानी 1.5 है, 1.5 दूना 3 हो गया। n का मान कितना निकल कर आया? n का मान निकल कर आया 2। अब कह रहा है क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण होता है बच्चों sin C बराबर होता है 1/n या n बराबर 1/sin C होता है। ठीक है ना। तो sin C बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, और 1/2 कितने अंश का मान है बच्चों? तो sin C बराबर हो जाएगा sin 30 अंश। ठीक, sin 30 अंश। तो यहां से देखेंगे तो C बराबर कितना? 30 अंश। ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, बोले तो क्रांतिक कोण। ठीक है ना, क्योंकि साइन से साइन भाई कट गए। ये C बराबर कितना? 30 अंश आया, क्योंकि sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे
बढ़ाया जा सकता है। यानी किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। अब विभेदन क्षमता का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी दूर रखी पास वस्तुओं को, दूर रखी पास का मतलब क्या है? दूर पर रखी हो लेकिन दोनों वस्तुएं पास रखी हों और उनको अलग अलग देखने की जो क्षमता है उसको कहते हैं विभेदन क्षमता। यानी उनको हम देखिए, कोई वस्तु अगर बच्चों दूर रखी है, अगर दोनों पास रखी हैं तो भाई हम दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जुटी हुई, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन दोनों को अलग अलग देखने की क्षमता विभेदन क्षमता होती है। और विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है वही कह रहा है। तो छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके, क्योंकि बच्चों विभेदन क्षमता तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी विभेदन क्षमता किसके? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा तो भाई क्या है कि विभेदन क्षमता कम होगी। अगर विभेदन क्षमता बढ़ाना है तो तरंगदैर्घ्य कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर जो 35 है बच्चों, ये है तरंग प्रकाश की, यानी 10वें चैप्टर से। कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई के लिए फार्मूला होता है बच्चों, वैसे इसका डेरिवेशन भी आता है। डोंट वरी, सब चीजें हम कराएंगे एक एक करके। ठीक है ना। अभी सीरीज चल रही है शॉर्ट की, फिर लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे, यानी 2 नंबर वाले, फिर आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो जिस तरह से होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसी तरह की हम इसे सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो होता है बच्चों W बराबर होता है लेमडा इंटू डी अपान डी, यानी कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। अब यहाँ से ध्यान से समझना बच्चों, हम लिख देते हैं ये स्मॉल जो W या कैपिटल W लिखिए, कोई मैटर नहीं करता, और उसके बाद लेमडा बच्चों, और फिर है कैपिटल डी, और फिर है बच्चों यहाँ पर स्मॉल डी। यानी ये सभी चीज़ें क्या हैं जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, W क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई है। ठीक है ना। और उसके बाद लेमडा क्या है? ये है बच्चों तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य है। और उसके बाद यहाँ पर डी क्या है? ये है पर्दे की दूरी। ठीक है ना, पर्दे की दूरी है। रेखा छिद्र से मान लेते हैं कोई डी दूरी पर पर्दा है तो पर्दे की दूरी है। और स्मॉल जो डी है इसे छिद्र की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है ना। रेखा छिद्र के बीच की दूरी होती है तो छिद्र लिख दिए हैं भाई, छिद्र की चौड़ाई। ठीक, ये चीज ठीक है ना, इतना चीज ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि उन 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो वो कौन कौन सी इंसिडेंट हैं, यानी कौन कौन सी घटनाएं हैं बच्चों? प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण, या फिर हम वर्ण विक्षेपण लिख सकते थे। ठीक है ना, लेकिन 2 पूछा है तो 2 आप याद रखिए कि व्यतिकरण, ध्रुवण। तीसरा लिखना चाहते थे वर्ण विक्षेपण भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 को। ये क्वेश्चन अब की बार बोर्ड में पूछा गया था ये, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। ध्यान से समझना, अगर हम ध्यान से समझना बच्चों कि यदि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसके लिए? विवर्तन के लिए प्रयोग कर रहे हैं और उसे जल में रख दें तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी। ठीक है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी। बस ये आपको लिखना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइनर है, इसको आपको डिटेल्स में हम सॉल्व करके भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल इतना ध्यान में रखना कि देखिए जब हम लॉन्ग में यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन कराएंगे तो ये क्वेश्चन हम वहाँ पर लिख करके वहाँ पर इसको हम सॉल्व करके भी समझाएंगे, आप परेशान मत रहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, अगर विवर्तन का प्रयोग हो रहा है और उसे हम जल में रखकर करें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी।
ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है बच्चों कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। यह क्वेश्चन भी 2022 में आया था कि विवर्तन प्राप्त करने हेतु रेखा छिद्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान से समझना, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की जो चौड़ाई होनी चाहिए बच्चों, वो लगभग तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ठीक है ना। यानी रेखा छिद्र की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन प्राप्त होगा, यानी विवर्तन की घटना होगी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन बच्चों 11वें चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से है। इसमें कह रहा कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है, डेरिवेशन, ठीक है ना, अब की बार भी आया था। तो ध्यान से समझना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो होता है बच्चों वो होता है ई के बराबर, के यानी काइनेटिक एनर्जी, ई के बराबर होता है बच्चों एच न्यू माइनस यहाँ से W। देखिए इस फार्मूले को हम थोड़ा इस तरह से लिख दे सकते हैं, ध्यान से समझना, ई के बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों एच न्यू माइनस, ये क्या है, कार्यफलन है, इसके स्थान पे होता है एच न्यू नॉट, ठीक। तो इस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ई के बराबर एच कॉमन कर लेते हैं दोनों में, और उसके बाद न्यू माइनस न्यू नॉट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच क्या है, प्लांक नियतांक, ई क्या है, न्यू क्या है बच्चों, न्यू क्या है, ये फोटान की आवृत्ति है, और न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। ध्यान से समझना, न्यू फोटान की आवृत्ति, न्यू नॉट देहली आवृत्ति, ठीक। और इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिखता है, यहाँ के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो भाई इसको लिख सकता है 1/2, ठीक है ना, mv², ठीक, 1/2 mv² बराबर करके बच्चों यही चीज h और उसके बाद न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू पढ़ा जाता है। तो इस तरह से, तो इस फार्मूले को बच्चों कई तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, चाहे जो तरीका दिखाई पड़े आपको, समझो एक ही है, ठीक। स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है कि दे ब्रोगली सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, यानी दे ब्रोगली जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो क्या कहता है रसगुल्लों कि दे ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है ना। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सिद्धांत है यही है कि गतिमान जो कण होते हैं, गतिमान आवेशित कण होते हैं, वो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है बच्चों कि दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। देखिए फार्मूला क्या होता है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, तो फार्मूला होता है बच्चों लेम्डा बराबर होता है h/p। तो ये हो गया दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला। लेकिन यहां पर ये ना लिख करके जनरली इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना, ये इसका जो मेन फार्मूला बनता है बच्चों वो वाला लिखते हैं। अगर पूछ लिया गतिज ऊर्जा के पदों में, कुछ ना पूछा डायरेक्टली अगर पूछ लिया कि दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र, तो यहां पर लिख देंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन पूछ लेगा गतिज ऊर्जा के पदों में तो भाई h लिखेंगे, तो लेम्डा बराबर h/, और यहां पर रूट में लिखेंगे बच्चों 2mk, ठीक, चूंकि p बराबर क्या होता है रूट में 2mk, तो इसलिए ध्यान देना मेन फार्मूला जो आपका बन जाएगा गतिज ऊर्जा के पदों में, ये फार्मूला होता है h लेम्डा बराबर h/2mk। लेम्डा क्या है भाई दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, h क्या है प्लांक नियतांक, m क्या है ये किसी कण का द्रव्यमान, k क्या है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है ना, ठीक। और p क्या है बच्चों संवेग है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि एक फोटॉन की जो ऊर्जा है वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर यहां से फोटॉन की ऊर्जा और संवेग में संबंध पूछ ले तब भी एक नया फार्मूला बन गया आपके लिए। फार्मूला होता है बच्चों P बराबर E/c। जब पूछ ले क्या, संवेग तथा फोटॉन की ऊर्जा में संबंध, तब ये फार्मूला लगाएंगे। P क्या है बच्चों? संवेग है। C क्या है? प्रकाश की चाल। E क्या है? फोटॉन की ऊर्जा। तो कैसे लगाएंगे? P बराबर E का मान दिया है बच्चों 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो 1.6 × 10 के घात -19 का गुणा कराते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, आपको भी पता है। और नीचे रखेंगे बच्चों C यानी प्रकाश की चाल, और इसका मान होता है 3 × 10 के घात 8। तो भाई इसको काट देंगे, 3 से 3 हो गया, तो P बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, ये गुणा कराएंगे भाई इसमें, तो ये 16 हो गए, और गुणे 10 के घात, ये माइनस का ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 19 और 8 कितना हो जाएगा? माइनस का बच्चों हो जाएगा ये 27। ठीक है ना। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। और जो क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों, ये है 12वें चैप्टर परमाणु से। इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। और इस पे बच्चों अब की बार एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है mvr बराबर होता है n × h/2π। ठीक है ना। ये फार्मूला बनता है बच्चों कोणीय संवेग, या फिर इसको ऐसे ना रख करके भाई mvr के स्थान पे आप ओमेगा भी लिख सकते थे। ओमेगा बराबर आप लिख दीजिए NH/2π। ठीक है ना। जहां जैसी आवश्यकता पड़े, अगर मान लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझना इसको, कभी कभार क्या है m का मान देता है, v का मान दे देता है, भाई इधर क्या है n और h का देगा, r का पूछ लेगा, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे mvr बराबर NH/2π। या इसी के स्थान पे ये रखते हैं कोणीय संवेग, अकेले डायरेक्टली पूछ ले, चाहे इसको पूरे लिख करके लगाइए, चाहे फिर इसको। अब जहां पर यहाँ पे ध्यान से समझना, n क्या है? n क्या है बच्चों? ये कक्षक की संख्या 1 2 3 4 जो दिया रहता है सवाल में। h क्या है? प्लांक नियतांक। और h का मान भी आप सबको पता होगा बच्चों, h का जो मान होता है वो कितना, 6.6 × 10 के घात -34 जूल सेकेंड। वहां पर फिजिक्स के पेपर में लास्ट में दिया रहता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ से क्या कहते हैं, m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग, r क्या है? त्रिज्या। बात समझ में आ? चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मान के चलिए एग्जाम में टपकेगा, इसको छाप कर रख लो रसगुल्लों। कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य भाग में बनती हैं। तो आंसर होगा बामर श्रेणी। चलिए हम बताते हैं, सभी लिख देते हैं कि कौन श्रेणियां किस भाग में बनती हैं। तो भाई हमको पता है कि जो श्रेणियां होती हैं, एक है लाइमन श्रेणी, ठीक है ना, और उसके बाद दूसरा है बामर श्रेणी। लाइमन है, बामर है, उसके बाद बच्चों है पाश्चन श्रेणी, फिर है उसके बाद ब्रैकेट श्रेणी, फिर है बच्चों फुंड श्रेणी। ठीक है ना। क्या है? फुंड। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 श्रेणियां होती हैं। अब कौन सी श्रेणी किस भाग में बनती है, इसी में आप अच्छे से समझ लो, फिर तो एकदम से मौज हो जाएगी भाई साहब। लाइमन श्रेणी बच्चों बनती है पराबैंगनी भाग में, पराबैंगनी भाग में। ठीक है ना। याद रखना, पराबैंगनी भाग में बनती है बच्चों लाइमन श्रेणी, और बामर श्रेणी बनती है दृश्य भाग में। ये भी अभी देखा क्वेश्चन में दिया था, दृश्य भाग में बनती है बच्चों। ठीक है ना।
ये पराबैंगनी भाग में बनती है, ये दृश्य भाग में। और जो क्या कहते हैं पाश्चन श्रेणी होती है वो अवरक्त भाग में बनती है, अवरक्त भाग में बनती है। और जो ब्रैकेट होती है ये भी बच्चों बनती है आपका अवरक्त भाग में, ठीक है ना। और उसके बाद जो फुंड श्रेणी है भाई साहब ये भी अवरक्त श्रेणी में या अवरक्त भाग में बनती है, ठीक है ना। यानी ये जो 3 श्रेणियां होती हैं लाइमन बामर ये पाश्चन ब्रैकेट फुंड, ये तीनों एक ही भाग में बनती हैं और लाइमन पराबैंगनी में और बामर दृश्य भाग में बनती है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। फार्मूला होता है बच्चों 1/λ बराबर 1/λ बराबर होता है r और कोष्टक में 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है फार्मूला, ठीक है ना बच्चों। ये फार्मूला होता है, आर क्या है रिडबर्ग नियतांक, आर क्या है रिडबर्ग नियतांक। और इसमें खासियत क्या है फार्मूले की, ध्यान से समझना। अगर बच्चों यहां पर लाइमन श्रेणी के लिए कहे तो यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 2, ठीक है ना। 1 बढ़ा करके n2 वाला मान 1 बढ़ा करके लिखते हैं। बामर के लिए कहे तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3। और पाश्चन के लिए कहेगा बच्चों यहाँ 3 रख देंगे तो यहाँ 4। ब्रैकेट के लिए कहेगा यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 5। फुंड के लिए कहेगा तो यहाँ 5 रखेंगे मान और यहाँ 6। तो कभी कभार ऐसे बोल देगा कि पाश्चन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का मान लिखिए, ठीक है ना। तो अगर बोल देगा पाश्चन तो भाई पाश्चन का कौन सी श्रेणी है, तीसरी है, तो यहाँ 3 रख दो, यहाँ पर 1 अंक बढ़ा करके यानी उसको छोड़कर 4। समझ गए ना। चलिए इस पे हालांकि जो न्यूमेरिकल जब हम लाएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, आगे क्वेश्चन को फिर हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि हाइड्रोजन परमाणु की nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होती है। तो फार्मूला होता है बच्चों En बराबर माइनस का 13.6 अपान n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही क्या हो जाता है कि nवें ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा हो जाता है। और इस पे बच्चों न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। और क्या है ये आपका एक जो लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी होती है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन बच्चों 13वें चैप्टर नाभिक से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। काफी बार पूछा गया है कि एक ऐसे पूछेगा, एक AMU की परिभाषा दीजिए या फिर परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। यहां से एटॉमिक मास यूनिट की परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल हमने परिभाषा लिया है, बहुत सारे बुक्स में ये बहुत ही डिफिकल्ट परिभाषा लिखा है, ठीक। तो आपको भटकना नहीं बच्चों, फिर से कह देते हैं इसमें देख लेते हैं परिभाषा क्या लिखना है कि कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु भाई 6C12 कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं, ठीक। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। सबसे पहले देखो समझ लेते हैं कि मंदक क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि मंदक का क्या कार्य है और किसी एक मंदक का नाम लिखिए। तो बच्चों पहले जान लेते हैं कि मंदक किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर दे उसको कहते हैं मंदक, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। तो भाई मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना या मंद करना है, अभी हमने बताया।
और क्या है, भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है। बच्चों भारी जल, ग्रेफाइट, ये सभी न्यूट्रॉन मंदक की श्रेणी में आते हैं। तो एक न्यूट्रॉन मंदक का नाम पूछ लिया। तो भारी जल जिसको D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, ये क्या है, बहुत ही कारगर एक न्यूट्रॉन मंदक है, यानी न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को हम समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखिए, टपके भागा भाई, टपकेगा एग्जाम में। ठीक है ना। 49 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश की जो चाल है वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझना बच्चों, कह रहा है कि प्रकाश, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की आधी कर दें, 1/3 कर दें, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। फार्मूला इसमें जो लगता है बच्चों, डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा m इंटू C²। इस फार्मूले की मदद से इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। यहां से कुछ चीजें अगर आप ध्यान से समझो बच्चों, तो जो डेल्टा ई है वो इसी को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये जो डेल्टा ई है बच्चों, वो C² के अनुक्रमानुपाती है। यस और नो, बिल्कुल है भैया, क्योंकि ये बराबर है, तो यानी जो बंधन ऊर्जा है प्रकाश के चाल के वर्ग के क्या है, बराबर है। और सवाल में कह रहा है बबुआ कि प्रकाश की जो चाल है हम क्या कर दें, 1/3 कर दें। यानी ये जो प्रकाश की चाल है वो क्या कर देते हैं, 1/3। भाई C² है, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन के क्या आ गया, तो डेल्टा ई जो हो जाएगा रसगुल्लों, वो हो जाएगा 1/9। तो बंधन ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/9 भाग रह जाएगा, यानी 1/9 भाग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी फार्मूले की मदद से, अब चाहे 1/3 कहे, 2 गुना कहे, 2/3 कहे, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। 50वां जो क्वेश्चन है बच्चों, अर्धशतक मार दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन का अर्धशतक हो गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि समभारिक का अर्थ समझाइए। ये भी 2022 में पूछा गया था और कई बार पूछा गया है। समभारिक क्या होता है, तो भाई देखिए नाम में ही छुपा है सम, यानी समान, भारिक यानी परमाणु भार। तो ऐसे परमाणु बच्चों जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं या भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं समभारिक कहते हैं। जैसे बच्चों 3 यहाँ से हम x y z, ठीक है ना, x y z मान लेते हैं 3 परमाणु हैं और हम सबके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 है बच्चों, और ये 5 है और ये 6 है। ठीक, और सबको हम मान लेते हैं कि मान लो इनका परमाणु भार 12 है, इनका 12 है और इनका 12 है। तो यही चीज कह रहा है ना कि ऐसे परमाणु, वहां पर कोई जरूरी नहीं, आप कुछ भी ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो। भाई ये ऊपर जो होता है इसको क्या कहते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और जो नीचे होते हैं बच्चों वो परमाणु क्रमांक होते हैं। तो परमाणु भार देखेंगे बच्चों सब में समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, ये 4 है, ये 5, ये 6। तो ऐसे परमाणुओं को कहते हैं समभारी। बात समझ में आया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया लिखिए। यानी सूर्य में जो बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन का जो नाभिकीय संलयन होता है उसी की रिएक्शन लिखना है। तो ध्यान देना, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाए तो वो क्या होता है बच्चों, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। जैसे भाई हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और उसके बाद एक और हाइड्रोजन का परमाणु, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और ये जब दोनों मिलेंगे बच्चों तो ये हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और प्लस यहाँ पर अपार ऊर्जा निकलती है।
ठीक, तो ये क्या हो गया, केवल यहाँ पर अभिक्रिया लिखना था। तो हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक हैं और ये एक हीलियम के नाभिक का निर्माण हुआ है। तो ये समीकरण, ये अभिक्रिया क्या हो गया, नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 हल्के नाभिक एक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और नाभिकीय विखंडन में अपोजिट, यानी एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है कि एक एएमयू द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान से समझना बच्चों, अगर हम एक एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एएमयू ऊर्जा को यानी द्रव्यमान को हम बर्न करेंगे, इसको हम विनष्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा होती है 931 MeV। ये क्वेश्चन भी 2022 में आया था, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और कुछ पूछा था, लेकिन इसी से रिलेटेड है। ठीक, याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक एएमयू कितने MeV के बराबर होता है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है या क्रिया होती है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, नाभिकीय विखंडन में बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में, या जिसे परमाणु भट्टी कहते हैं, उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 54, और ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लास्ट चैप्टर, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर अर्धचालक, 14वें चैप्टर अर्धचालक, जिसमें कहते हैं संधि डायोड, इसमें से है। और बच्चों इसमें का 2 से 3 क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, और पहला ही क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आया था। कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, यानी पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो कैसे अपद्रव्य मिलाना होगा। ध्यान से समझ लेना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन टाइप का कैसे बनाते हैं, पी टाइप का कैसे बनाते हैं। ध्यान से समझ लेना कि जो शुद्ध सिलिकॉन में बच्चों 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। यानी अगर हम शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम भी लिख सकते हैं कि शुद्ध सिलिकॉन में ऐसे तत्व मिला दें जिनकी संयोजकता 3 हो, तो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा। भाई संयोजकता 3, जैसे अगर एल्यूमिनियम है बच्चों, तो भाई एल्यूमिनियम की भी संयोजकता 3 होती है। अगर शुद्ध सिलिकॉन में हम एल्यूमिनियम को मिला देंगे, पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन इसीलिए हमने पिक कर लिया है, और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे अब की साल और हर साल आते हैं। ठीक, इसीलिए कह रहे हैं कंफ्यूज मत होना। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाते हैं, और एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए बच्चों शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व, जैसे फास्फोरस का भाई 15 होता है, तो बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको मिलाएं, 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, और 5 संयोजकता वाले तत्व को मिला देंगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हो गया डाउट। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि इस परिपथ में यानी ए तथा बी के बीच, ठीक है ना, इस परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि VA इज लेस देन VB, यानी VB जो है बच्चों वो VA, ठीक है ना, जो B का यहाँ कह रहा है विभव है वो 1 से बड़ा है। तो इसमें ध्यान से समझना बच्चों, फिगर में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। यहां पर कह रहा है कि जो B सिरा है यानी V का जो विभवांतर है B का वो बड़ा है A से। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये पश्च अभिनत की स्थिति में है। ये परिपथ क्या है बच्चों, पश्च अभिनत की स्थिति में है, अग्र अभिनत नहीं। आपने पढ़ा होगा अग्र अभिनत क्या है, पश्च अभिनत क्या है, नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, हम वीडियो उसकी लाएंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान से समझना, अगर ये बड़ा होता तो अग्र दिशिक होता,
और ये बड़ा है तो पश्च दिशिक, और पश्च दिशिक की अवस्था में बच्चों जो 30 ओम का ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, केवल और केवल 10 ओम के सिरों के बीच विभवान इसमें ही, यानी 10 ओम के सिरों के बीच ही धारा बहेगी। तो जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये क्या दर्शाता है कि ये अपरिपथ जो है यानी 30 ओम जो है बच्चों ये पश्च दिशिक की अवस्था में है, इसलिए इसमें धारा नहीं बहेगी और ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा केवल 10 ओम। ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ये क्या कह रहा है बच्चों कि संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अवक्षय परत क्या है, अब की बार भी पूछा था। अवक्षय परत और विभव प्राचीर दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो अवक्षय परत क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए पीएन संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं बच्चों। जैसे क्या है यहाँ पर, ठीक, एक पीएन जंक्शन है यानी पीएन संधि है, और पीएन संधि बच्चों यहाँ पर एक क्या है, ये बना है। ठीक, एक मान लेते हैं ये क्या है, पीएन संधि है, पी क्षेत्र एन क्षेत्र दोनों तरफ है। तो कह रहा है संधि डायोड में पीएन संधि के निकट, ये जो दो मतलब पीएन संधि बनी है बच्चों, इनके निकट कह रहा है इन दोनों ओर यानी संधि के इधर इधर दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं। आवेश वाहक का मतलब भाई एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में क्या होते हैं, कोटर, यही आवेश वाहक होते हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां पर कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं उसे कहते हैं बच्चों अवक्षय परत। ठीक है ना, या इसी को ह्रासी परत भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि दो ऐसे अपद्रव्य के नाम लिखिए जो शुद्ध सिलिकॉन को अर्धचालक बना देते हैं। तो कहने का मतलब भाई वही चीज है ना, यानी एक क्या हो, ध्यान से समझना, एक तो 3 संयोजकता वाला तो होगा या एक 5 संयोजकता। तो यहाँ पर क्या है, एक आर्सेनिक ले लिए हैं, दूसरा फास्फोरस। तो यही क्या है बच्चों, यही क्या है, यानी इन्हीं अगर पदार्थों को हम क्या है शुद्ध सिलिकॉन में मिलाते हैं तो अर्धचालक का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं या फिर विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। अभी हमने बताया ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की साल जो पूछा गया था विभव प्राचीर और क्या कहते हैं अवक्षय परत, दोनों क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देख लेते हैं विभव प्राचीर क्या है। तो अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। भाई ये तो और भी आसान है। जो आपने अवक्षय परत बनाया था बच्चों, यानी इस अवक्षय परत में, ये जो अवक्षय परत है, अवक्षय परत के सिरों के बीच जो विभवांतर, इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है बच्चों, वही क्या कहलाता है, विभव प्राचीर कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है बच्चों कि विभव प्राचीर की कोटि क्या है। विभव प्राचीर की कोटि क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो जो विभव प्राचीर की कोटि होती है बच्चों, विभव प्राचीर की कोटि 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है ना, तो ये रहा विभव प्राचीर। तो ठीक है ना। चलिए भाई वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी बच्चों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो करना है भाई, मेहनत इतनी लगी है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसकी जो PDF है बच्चों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो जाइए।